कल सुबह जब भी तुम पेट्रोल पंप जाओ, एक छोटा सा काम करना। जल्दी मत करना, बस 1 सेकंड रुकना और बोर्ड की तरफ देखना। अब अगले पंप पर जाना, फिर उसके अगले पर, और फिर अपने आप से पूछना, हर जगह दाम एक जैसे क्यों हैं? नाम अलग हैं, रंग अलग हैं, कर्मचारी अलग हैं, लेकिन कीमत लगभग आइडेंटिकल। कभी 1 से 2 पैसे का फर्क, बस। अब दिमाग में एक लॉजिकल जवाब तुरंत आता है, सरकार कंट्रोल करती होगी। लेकिन रुको, हमें तो यही बताया गया था ना कि 2010 के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं। मतलब कागजों पर यह फ्री मार्केट है, कंपनियां अपनी मर्जी से दाम तय कर सकती हैं। तो फिर फर्क क्यों नहीं दिखता? अगर यह सच में फ्री मार्केट होता तो कोई सस्ता बेचकर ग्राहक खींचता, कोई महंगा बेचकर प्रीमियम क्वालिटी का खेल खेलता, कोई एग्रेसिव डिस्काउंट्स देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो कंपटीशन नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो कार्टेल बिहेवियर है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कंपटीशन अच्छी चीज है, कंपटीशन से इनोवेशन आती है, कंपटीशन से प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में, हर बड़ी इंडस्ट्री में कंपटीशन एक टेम्पररी फेज होता है, अंतिम मंजिल नहीं। अंतिम मंजिल होती है कंट्रोल। और इस कंट्रोल के खेल को सबसे पहले जिसने पूरी तरह समझा, पूरी तरह मास्टर किया, उसका नाम था जॉन डी रॉकेफेलर। 150 साल पहले एक आदमी ने ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी वैसे ही काम कर रहा है। नाम बदले हैं, देश बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन खेल वही है। और अगर तुम आज जियो, अमेज़न, गूगल, फार्मा, बैंक्स देख रहे हो और सोच रहे हो ये सब कैसे इतना बड़ा हो गया, तो जवाब वही है, रॉकेफेलर। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म हुआ 8 जुलाई 1839 को एक छोटा सा गांव, क्वाइट जगह। उसका पिता एक कॉनमैन, हां सच में, गांव गांव घूमकर नकली दवाइयां बेचता था, लोगों को डराता था, कैंसर है, और फिर फेक इलाज बेचता था। उसकी मां एक्सट्रीमली रिलीजियस, स्ट्रिक्ट, मॉरल। अब इस कॉम्बिनेशन को समझो। पिता से मिला लोगों को मैनिपुलेट करने की कला, रिस्क लेने की हिम्मत, रूथलेसनेस। मां से मिला ये विश्वास कि अगर मेरा इरादा सही है तो तरीका चाहे जैसा हो। यही कॉम्बिनेशन एक इंसान को डेंजरस बनाता है, क्योंकि जो आदमी खुद को मॉरली राइट मानता है वो कभी रुकता नहीं। 1859 पेंसिल्वेनिया में तेल मिला, ऑयल रश, हजारों लोग भागे, कुएं खोदे, कुछ रातों रात अमीर बने, बाकी पूरी तरह बर्बाद। बूम एंड बस्ट। रॉकेफेलर उस वक्त 20 साल का था, क्लीवलैंड में एक बुककीपर। वो ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वो नहीं देखा जो बाकी देख रहे थे। बाकी सोच रहे थे तेल निकालो, पैसा बनाओ। रॉकेफेलर ने सोचा तेल निकालना गैम्बलिंग है, आज निकला कल नहीं निकला, लेकिन एक चीज फिक्स है, जो भी तेल निकालेगा उसे रिफाइन तो करवाना ही पड़ेगा। यहीं से उसने गेम देख लिया। 1863 रॉकेफेलर ने $4000 लगाकर अपनी पहली रिफाइनरी खोली। 2 साल में सबसे एफिशिएंट। लेकिन क्लीवलैंड में 30 रिफाइनरीज थीं। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, प्राइसेस गिर रहे थे, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो। यहीं पर रॉकेफेलर ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। उसने पूछा, मैं कंपटीशन क्यों करूं? मैं इसे खत्म क्यों ना कर दूं? बाकी रिफाइनरीज सिर्फ एक काम करती थीं, क्रूड ऑयल खरीदो, रिफाइन करो, बेच दो। रॉकेफेलर ने पूरा चेन देखा। बैरल्स कौन बनाता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, स्टोरेज कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, और उसने एक एक करके सब खरीदना शुरू किया। अब जो प्रॉफिट 5 अलग अलग लोगों के पास जाता था वो एक जगह आने लगा। उसकी कॉस्ट सबसे कम हो गई। अब आया असली हथियार, रेल रोड्स। रॉकेफेलर ने रेल कंपनीज के साथ सीक्रेट डील्स किए। डील सिंपल थी, वो उनका सबसे बड़ा ग्राहक बनेगा और बदले में रेल कंपनीज उसे रिबेट देंगी। मतलब वो पूरा किराया देगा और बाद में पैसा वापस आ जाएगा। कॉम्पिटिटर्स फुल प्राइस, कभी कभी एक्स्ट्रा। अब सोचो, अगर तुम और तुम्हारा कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0 है और उसकी हाईएस्ट, तो युद्ध खत्म। 1872 3 महीने। रॉकेफेलर
हर रिफाइनरी ओनर से मिला। ऑफर साफ था, बेच दो। बेच दिया तो डिसेंट पैसा, कभी कभी नौकरी भी। मना किया तो प्राइस वॉर, इतनी सस्ती कीमत कि सामने वाला हर सेल पर नुकसान करे। ऑप्शन सिर्फ दो, या बेचो या बैंकरप्ट हो जाओ। 3 महीने बाद 26 में से 25 रिफाइनरीज उसके कंट्रोल में, 4% मार्केट शेयर, 25%। ब्लूप्रिंट तैयार था। और यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, अगर रॉकेफेलर ने क्लीवलैंड में यह कर लिया तो पूरे देश में क्या किया होगा? और अगर उसने अमेरिका में यह सिस्टम बनाया तो यह भारत में कैसे पहुंचा? कौन था भारत का रॉकेफेलर? और कैसे वही खेल 2016 में हम सब ने अपनी आंखों से देखा? अब तक तुम देख चुके हो कि कैसे एक आदमी ने अमेरिका में कंपटीशन को खत्म करके पूरी इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन सिस्टम कभी एक जगह नहीं रुकता, वो फैलता है। जहां मौका दिखता है वहां अपनी जड़ें जमा लेता है। और वही सिस्टम 20वीं सदी के बीच में भारत पहुंचा। इस कहानी का अगला किरदार किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। कोई पावर उसके पास नहीं थी, कोई लेगेसी नहीं थी। 1950 के दशक में यमन के अदन शहर में एक नौजवान पेट्रोल पंप पर काम करता था। दिन भर गाड़ियां भरना, शाम को कैश गिनना, रात को हिसाब मिलाना। नाम था धीरूभाई अंबानी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही आदमी भारत के सबसे बड़े प्राइवेट एम्पायर की नींव रखेगा। एडन उस समय तेल और ट्रेड का बड़ा केंद्र था। जहाज आते थे, जहाज जाते थे, तेल बहता था, पैसा बहता था। और धीरूभाई सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, और सबसे जरूरी कौन बीच में खड़ा है। उसे साफ दिख रहा था कि असली मुनाफा मेहनत करने वाले के पास नहीं है, असली मुनाफा फ्लो को कंट्रोल करने वाले के पास है। यही वही समझ थी जो करीब 100 साल पहले रॉकेफेलर को हुई थी। 1958 में धीरूभाई भारत लौटते हैं। बॉम्बे, भीड़, अव्यवस्था, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर तरफ। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू होती है, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। काम बहुत सिंपल था, विदेश से मसाले और कपड़े मंगाना और भारत में बेचना। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, यह सबसे सेफ लेयर थी। ना ड्रिलिंग, ना हैवी मैन्युफैक्चरिंग। बीच का काम, जहां रिस्क कम और लर्निंग ज्यादा होती है। उस दौर में भारत के ज्यादातर बिजनेसमैन एक ही जगह अटके हुए थे, या तो सिर्फ व्यापार या सिर्फ प्रोडक्शन। लेकिन धीरूभाई ने वही सवाल पूछा जो रॉकेफेलर ने पूछा था, बीच में कौन पैसा कमा रहा है? जवाब हर बार एक जैसा था, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हर स्टेप पर कोई और मार्जिन ले रहा था। यहीं से धीरूभाई ने फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड सोचना शुरू किया। कपड़े बेचते हैं तो धागा चाहिए, धागा चाहिए तो पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स चाहिए तो रिफाइनरी चाहिए, रिफाइनरी चाहिए तो क्रूड ऑयल चाहिए। मतलब हर वो स्टेप जहां पहले कोई और कमाता था, अब रिलायंस कमाएगा। यही है वर्टिकल इंटीग्रेशन। रॉकेफेलर ने यही किया था। नाम अलग, देश अलग, खेल वही। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक मार्केट में आती है। यह सिर्फ पैसा जुटाने का तरीका नहीं था, यह पावर बनाने का तरीका था। हजारों छोटे इन्वेस्टर्स, आम आदमी की भागीदारी, पब्लिक सिंपैथी। रॉकेफेलर ने ट्रस्ट्स बनाए थे ताकि कंट्रोल छुपा रहे। धीरूभाई ने शेयर होल्डर्स बनाए ताकि कंट्रोल लीगल लगे। मेथड अलग, इफेक्ट वही। अब स्केल देखो, गुजरात के जामनगर में एक रिफाइनरी खड़ी होती है, आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। यहां क्रूड ऑयल आता है, यहीं रिफाइन होता है, यहीं केमिकल्स बनते हैं, यहीं प्लास्टिक्स बनते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट्स रिलायंस रिटेल के जरिए सीधे कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। बीच में कोई नहीं। रॉकेफेलर का सपना था, ऑयल वेल से लेकर लैंप तक। रिलायंस ने वही सपना भारत में पूरा कर दिया। जब वर्टिकल इंटीग्रेशन पूरा होता है तो अगला स्टेप हमेशा एक ही होता है, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन। कॉम्पिटिटर्स को खरीदो या दबाओ या दोनों। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बॉम्बे डाइंग के साथ संघर्ष, रिटेल में फ्यूचर ग्रुप का टेक ओवर। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। 2016, एक स्टेज, एक अनाउंसमेंट, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा,
पूरा देश शॉक में। लोगों को लगा ये जेनरोसिटी है, लेकिन बिजनेस में फ्री कुछ नहीं होता। ये वही चाल थी जो रॉकेफेलर ने 1870s में चली थी। प्राइसेस इतना गिरा दो कि सामने वाला सरवाइव न कर पाए। लोग एसएम कार्ड्स के लिए लाइन में खड़े थे, खुश थे, सेल्फीज ले रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में एक और कहानी चल रही थी। एयरसेल बैंकरप्ट, रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंकरप्ट, टाटा डोकोमो खत्म, यूनिनोर खत्म, वोडाफोन और आइडिया या मर्ज करो या मर जाओ। 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज 3 में सिमट गईं। कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल शुरू हुआ। अब मार्केट कंसोलिडेट हो चुकी थी। चॉइस बची ही कहां? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया स्ट्रगलिंग। और यहीं पर जियो सिर्फ टेलीकॉम नहीं रहा। जियो सिम देता है, जियो मार्ट ग्रोसरीज देता है, जियो सिनेमा एंटरटेनमेंट देता है, जियो सावन म्यूजिक देता है। रिलायंस रिटेल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। रिलायंस पेट्रोलियम, तुम्हारी गाड़ी में फ्यूल। नेटवर्क 18, तुम्हें न्यूज। सुबह से रात तक तुम एक इकोसिस्टम में रहते हो, और इकोसिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तुम बाहर निकल ही नहीं पाते। रॉकेफेलर ने कंपटीशन को सिन कहा था। उसके हिसाब से कंपटीशन कैओस है, कंसोलिडेशन ऑर्डर है। धीरू भाई का फिलॉसफी भी वही था। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सिस्टम से लड़ो मत, सिस्टम को अपने हिसाब से ढाल लो। रेल रोड्स रॉकेफेलर के लिए थे, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम रिलायंस के लिए। रूल्स तोड़े नहीं गए, रूल्स लिखवाए गए। और यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। यह वही सिस्टम है जो आज टेक कंपनीज में, फार्मा में, बैंक्स में हर जगह काम कर रहा है। नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है। अगर तुम अब भी सोचते हो कि यह सब ग्रोथ है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में ग्रोथ है या फिर कंपटीशन का धीरे धीरे गायब होना? क्योंकि जिस दिन यह फर्क साफ दिखने लगता है, उस दिन दुनिया कभी पहले जैसी नहीं दिखती। अब तक कहानी साफ हो चुकी है। एक सिस्टम है जो कंपटीशन से शुरू होता है और कंसोलिडेशन पर खत्म होता है। देश बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन तरीका नहीं बदलता। अब यही सिस्टम सबसे साफ दिखाई देता है आज की मॉडर्न दुनिया में, जहां ऑयल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, चिमनीज नहीं है, लेकिन पावर पहले से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले अमेज़न को देखो। अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर हुई थी। बुक्स बेचो, डिलीवरी करो, मार्जिन कम, स्केल ज्यादा। लेकिन जेफ बेजोस का लक्ष्य कभी बुक्स नहीं था, उसका लक्ष्य था इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अमेज़न सिर्फ एक दुकान नहीं है। अमेज़न के पास वेयरहाउसेस हैं जहां सामान रखा जाता है। अमेज़न के पास ट्रक्स हैं जो सामान पहुंचाते हैं। अमेज़न का पेमेंट सिस्टम है, अमेज़न का एडवर्टाइजिंग सिस्टम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेज़न के पास AWS है, अमेज़न वेब सर्विसेज। AWS क्या है? ये वो कंप्यूटर्स हैं जिन पर इंटरनेट चलता है। नेटफ्लिक्स, स्टार्टअप्स, बैंक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यहाँ तक कि अमेज़न के कंपेटिटर्स भी अमेज़न के सर्वर्स पर चलते हैं। मतलब अमेज़न दुकान भी है और सड़क भी। रॉकेफेलर ने रेल रोड्स कंट्रोल किए थे, अमेज़न इंटरनेट की रेल रोड्स कंट्रोल करता है। अब ध्यान से सोचो, अगर तुम अमेज़न पर सेलर हो तो अमेज़न तुम्हें डेटा देता है। कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किस प्राइस पर बिक रहा है, किस शहर में डिमांड ज़्यादा है, और फिर अमेज़न वही प्रोडक्ट अमेज़न बेसिक्स के नाम से खुद बनाता है। सर्च में ऊपर दिखाता है, प्राइस कम रखता है, सेलर धीरे धीरे मरता है। ये इलीगल नहीं है, ये एफिशिएंट है, और यही सबसे खतरनाक बात है। अब गूगल को देखो। गूगल इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट का गेटकीपर है। हर 100 सर्चेज में लगभग 92 गूगल पर होती हैं। अगर कोई चीज़ गूगल पर नहीं दिखती तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन गूगल पैसे नहीं लेता, तो फिर कमाता कैसे है? आंसर सिंपल है, डेटा। तुम क्या सर्च करते हो, कब सर्च करते हो, कहाँ से करते हो, तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, क्या खरीदते हो, ये सब डेटा गूगल के पास है। और ये डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। मतलब तुम कस्टमर नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। रॉकेफेलर तेल बेचता था, गूगल अटेंशन बेचता है। अब स्ट्रक्चर देखो, गूगल अकेली कंपनी नहीं है, उसके ऊपर अल्फाबेट है। अल्फाबेट खुद कुछ नहीं बनाती, लेकिन उसके नीचे गूगल, यूट्यूब, एंड्रॉयड, डीप माइंड, वेमो।
अगर किसी एक पर रेगुलेशन आए तो बाकी बच जाते हैं। रॉकफेलर ने ट्रस्ट बनाया था, गूगल ने होल्डिंग कंपनी बनाई, नाम बदला, काम वही। अब फार्मा कंपनीज को देखो, यहाँ खेल थोड़ा अलग है। यहाँ प्रोडक्ट लाइफ और डेथ से जुड़ा है, इसलिए रेगुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यहीं पर सबसे डेंजरस खेल खेला जाता है। फार्मा कंपनी सिर्फ मेडिसिन्स नहीं बनाती, वो रूल्स भी बनवाती हैं। FDA जैसी एजेंसीज जिन्हें मेडिसिन्स अप्रूव करनी होती हैं, वही एजेंसीज इन कंपनीज से फीस लेती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स, पेटेंट ड्यूरेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज सब इंडस्ट्री की इनपुट से बनते हैं। इसको कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। पेटेंट क्या है? लीगल मोनोपोली। 20 साल तक कोई दूसरा वही मेडिसिन नहीं बना सकता। कॉस्ट रिकवर होने का बहाना, लेकिन अक्सर पेटेंट छोटे छोटे चेंजेस से एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। एवरग्रीनिंग। कंपटीशन एंट्री से पहले ही मर जाता है। रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड्स बनवाए थे जो सिर्फ उसकी रिफाइनरी पूरी कर सके। फार्मा कंपनीज वही कर रही हैं। अब बैंक्स को देखो, बैंक्स पैसे नहीं बनाते, बैंक्स फ्लो कंट्रोल करते हैं। सैलरी, लोन, EMI, इंटरेस्ट, सब कुछ फ्लो है। मॉडर्न बैंक्स सिंपल बैंक्स नहीं है, वो होल्डिंग स्ट्रक्चर्स है। एक पेरेंट कंपनी, नीचे रिटेल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस आर्म, एसेट मैनेजमेंट। पेपर पर अलग अलग, असल में एक। 2008 में जब क्राइसिस आई तो सवाल था किसे बचाओ, किसे डूबने दो। सिस्टम इतना उलझा हुआ था कि कोलैप्स अलाउ ही नहीं किया जा सकता था। टू बिग टू फेल। रॉकफेलर ने यही प्रॉब्लम 1882 में सॉल्व कर ली थी, ट्रस्ट स्ट्रक्चर से। अब एक बात नोटिस करो, Amazon, गूगल, फार्मा, बैंक्स, चारों अलग इंडस्ट्रीज लगती हैं, लेकिन पैटर्न सेम है। पहला स्टेप, लॉस सहकर स्केल बनाओ। दूसरा स्टेप, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करो। तीसरा स्टेप, कंपटीशन को इररेलेवेंट बना दो। चौथा स्टेप, रूल्स अपने हिसाब से शेप करो। पांचवा स्टेप, इतने जरूरी बन जाओ कि सरकार भी तुम्हें इग्नोर ना कर सके। यही रीजन है कि आज मोनोपोली वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। आज मोनोपोली क्वाइट है, वो सस्ती है, कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है और इसलिए डेंजरस है। रॉकफेलर को लोग रॉबर बैरन कहते थे, आज की कंपनीज को इनोवेटर्स कहा जाता है। फर्क सिर्फ ब्रांडिंग का है, सिस्टम वही है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत, सवाल ये है क्या तुम इसे देख पा रहे हो, क्योंकि जो सिस्टम दिखाई देने लगता है वो उतना ताकतवर नहीं रहता। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। तुम इस सिस्टम के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हो? भाग नहीं सकते तो लड़ना भी ऑप्शन नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? अब एक कदम पीछे हटकर अपनी जिंदगी को देखो। सुबह उठते हो, फोन देखते हो, काम पर जाते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ देखते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर स्टेप एक ही सिस्टम से जुड़ा है। तुम्हारी हर एक्टिविटी कोई ना कोई सिग्नल छोड़ती है। क्या देखा, क्या खरीदा, कहाँ रुके, किससे बात की, ये सिग्नल्स कहीं गायब नहीं होते, ये जमा होते हैं। पैसा भी ऐसे ही बहता है, थोड़ा थोड़ा, हर दिन, लाखों लोगों से निकलकर कुछ बहुत छोटी जगहों पर जमा होता है। हमें लगता है हमारे पास चॉइस है, लेकिन चॉइस सरफेस पर है, नीचे सिस्टम एक ही है। तुम सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, एग्जिट ऑप्शन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो सवाल ये है, जब बाहर जाना पॉसिबल नहीं तो अंदर रहकर क्या किया जाए? 3 रास्ते हैं। पहला, एक्सेप्ट करना। दूसरा, लड़ना। तीसरा, समझना सिस्टम को, उसके फ्लॉज को, उसके रूल्स को। अगर पैसा ऊपर जा रहा है तो सवाल ये नहीं कि उसे रोका जाए, सवाल ये है क्या तुम उस ऊपर वाले हिस्से में हो? कंज्यूमर बने रहना मजबूरी है, लेकिन सिर्फ कंज्यूमर बने रहना चॉइस है। रॉकफेलर ने सिस्टम से लड़ाई नहीं की, उसने सिस्टम को समझा और उसी के ऊपर बैठ गया। अवेयरनेस सर्वाइवल टूल है। जो सिस्टम दिखने लगता है वो उतना ताकतवर नहीं रहता। ये सही और गलत की कहानी नहीं है, ये समझ और नासमझ की कहानी है। एक बार जब सिस्टम दिखने लगता है तो फिर अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम सिस्टम से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन अंधे भी नहीं रहना पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है, सिस्टम तुम्हें चलाए या तुम सिस्टम को समझकर अपनी जगह बनाओ।